हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। जी हाँ, 18वीं सदी का भारत और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। आज इससे संबंधित आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक संबंधित चीज़ों को कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि हम लोगों ने जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी और भी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित वैकेंसीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अभी जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी रणनीति बना करके चीज़ों को हमने फाइंड करने का प्रयास किया कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन है आपके होम साइंस का। ठीक है, ये होम साइंस का पेपर है जो अभी आपका जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था। उसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है दक्कन के सूबेदार, जिसमें 1724 ईस्वी में जो है ये क्या था, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने आसफ जाह की उपाधि धारण की थी। और वो क्या नाम था उसका, ये देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिले हैं। और अभी चूंकि जीआईसी जो लेक्चरर का एग्जाम है और जीडीसी का, वहां पर जीएस का एक मेजर पोर्शन है। तो हम लोग उन्हीं चुनिंदा टॉपिक को कवर करेंगे। एक तरफ से हमको जीएस नहीं पढ़ना है, हम उन चुनिंदा टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके बाद अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। घबराए नहीं, रेगुलर बेसिस पर जो है क्विजेस के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में टेस्ट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। आप लोग बिल्कुल जुड़ जाए निश्चिंत होकर के। ये जो नंबर है 95 65 27 24 42, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं। देखिए, सबसे पहले अगर अब हम यहाँ पर कल हम लोगों ने अध्ययन किया था मुगल साम्राज्य यानी उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें चीज़ों को हमने देखा कि कैसे मुगल वंश का जो है डिक्लाइन होता है, यानी कैसे अंत हो जाता है। उसके बाद कुछ शक्तियों का जो है यहाँ पर देखें, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का गठन हो गया। कुछ राज्य अपने आप को जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए, कुछ सूबेदार अपने आप को राजा बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें जो सबसे अग्रणी था वो था हैदराबाद का। कौन था? हैदराबाद, जो कि 1724 ईस्वी में इसने जो है अपने आप को स्वायत्त कर दिया। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ये निजाम उल मुल्क, जिसने जो है चिन किलिच खां देखा था, अभी हम लोगों ने कहा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बना हुआ था। और इसने बेलेजली की सहायक संधि मानने वाला, यह मतलब हैदराबाद बेलेजली की सहायक संधि मानने वाला पहला राज्य भी बन जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ हमको नहीं जानना है, चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट हैं बस उनको देखना। बाकी पीडीएफ के रूप में आप लोगों को लिखा हुआ भेज दिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ पर यह है अवध। अगला जो राज्य स्वतंत्र अपने आप को घोषित करता है वो है अवध। और कौन था? शहादत खां, जिसे हम बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था, तो वहां पर इसको हमने सॉल्व भी कराया हुआ था। ठीक है, 1856 में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर, मतलब पहले तो ये अपने आप को स्वायत्त कर लेता है, लेकिन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको क्या करते हैं, अंग्रेज जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेते हैं। और इसका जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। तो इतना आपको जानना चाहिए। और एक और राज्य जो पैरेलल में अपने आप को स्वायत्त किया था, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, इसके संस्थापक की अगर बात किया जाए तो सआदत जो है और उल्लाह खां, और इसकी राजधानी जो थी अर्काट थी। क्या थी इसकी राजधानी? अर्काट थी। तो इतना आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। अब जब ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र किए, तो और कुछ छोटे छोटे अपने आप को राजा बना लिए भाई। उत्तर और पश्चिम की भी शक्तियां कुछ एक्टिव हो गई, यानी कि जब ये राज्य, जो तीनों ये राज्य हैं, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक और भी छोटे छोटे राज्य थे, उसने अपने आप को स्वतंत्र किया, तो उत्तर और पश्चिम की भी कुछ शक्तियों ने अपने आप को, कुछ सूबेदारों ने अपने आप को राजा घोषित किया। उसमें जो है जाट राज्य था। अगर हम जाट राज्य की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख राजा था वो सूरजमल था, जिसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। इनके काल में राज्य जो है, इनका राज्य चरमोत्कर्ष पर, मतलब एकदम शिखर पर था। इनका एकदम जलवा इन्होंने अपना मेंटेन रखा हुआ था। तो ये जो है प्रमुख राजा था। और उसके बाद उत्तर और पश्चिम की शक्तियों में जो एक्टिव था वो थे राजपूत। कहाँ के? आमेर के, जिसका नाम था क्या? सवाई जयसिंह, जिन्होंने 81 से 1743 ईस्वी तक शासन किया था। इसको जयपुर का संस्थापक के रूप में जाना जाता। अब जब जयपुर की बात आती है तो जयपुर शहर की स्थापना कर इसने जो है विज्ञान एवं कला का उसको प्रसिद्ध केंद्र भी बनाया था। तो ये चीजें आपको इतना जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें, जयपुर का संस्थापक था। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दें। तो कौन थे? सवाई जयसिंह। अपने नाम पर ही इन्होंने जयपुर के राज्य की स्थापना किया। ठीक है, और उसके बाद यह एक महान खगोल शास्त्री था, विद्वान था। और उसके बाद इसका जो मुख्य योगदान था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन
बनारस, मथुरा में इसने वेधशालाएं जो है स्थापित कराई थी। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर जानना चाहिए। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई यहाँ पर दिल्ली में जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में वेधशालाओं का स्थापना किसने करवाया था। तो इस तरीके से सिक्वेंसली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर दिए। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जैसे मुगलों का पतन पढ़ा, उसके बाद आसपास के जो छोटे राजा अपने आप को राजा बना लिए, फिर उनके बारे में हम देख रहे हैं, उनका कैसे पतन होता, जो एकदम सतही चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनको हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या और विदेशी जो कंपनियां थी उनका भारत में जो है उदय होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम 1857 की क्रांति, फिर और जो आंदोलन हुए हैं, तमाम चीज़ों को हम बहुत आराम से और बहुत सहजता के साथ कवर करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलरली आप लोग वीडियोस को देखें और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब का हाइप कर दिया करो यार। देखो रेगुलर बेसिस पर रातों को जाग जाग करके आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको देखें यहाँ पर। अब एक चीज जो इस राजा से संबंधित है, जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, इसने जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट जो है इसने तैयार करवाया। इससे जो है खगोल शास्त्री संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। ठीक है, तो ये चीज भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। क्या पूछी जा सकती है कि जिज मोहम्मद शाही यानी एक ये जो है सारणियों का सेट था, जिसके माध्यम से क्या होता था, खगोल शास्त्र संबंधी जो भी पर्यवेक्षण होते थे उनमें बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो रुहेलखंड एक क्षेत्र था जिसमें रुहेलखंड के जो राजा थे बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान थे। थोड़ा सा आप इनको जान लें। ये सबसे पहले इनकी आंवला जो है राजधानी थी, बाद में रामपुर। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो इसमें जो बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, बंगाल इसी समय बंगाल का भी उदय हुआ था, आर्थिक शक्ति का ये केंद्र था। ठीक है, और इसके जो स्वतंत्रता की घोषणा किया था किसने, मुर्शीद कुली खान ने किया था। किसने, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ठीक है, और जब इसने स्थापना किया तो इसकी जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है इजारेदारी, जिसको ठेकेदारी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है। इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रथा को उसने शुरू किया, बढ़ावा दिया। और दूसरा तकावी ऋण। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई कि तकावी ऋण किसने शुरू किया था, तो मुर्शीद कुली खान ने। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें तकावी ऋण, तकावी ऋण क्या होता था, तकावी ऋण के तहत बीज, मवेशी ये सब खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था किसानों को, तो उसको तकावी ऋण के रूप में जाना। अब अगर हम बात करें तो अली वर्दी खां, ये जो है एक महत्वपूर्ण राजा था। 1740 से 1756 तक इसने जो है शासन किया था। यूरोपियों की तुलना इसने क्या किया था, देखो इसकी थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए यहाँ पर, इसने यूरोपियों की तुलना किससे किया था, मधुमक्खियों से किया था। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन ऐसा था जिसने मधुमक्खियों की मतलब मधुमक्खियों से तुलना किया था यूरोपियों की, और इसने कहा था कि छेड़ोगे तो काटेंगी, नहीं तो शहद देंगी। मतलब इनका ये मानना था कि ये आ रहे हैं भैया, ठीक है, इनको राज करने दो, जो कर रहे हैं करने दो, इनको छेड़ो उड़ो नहीं, छेड़ोगे तो काटेंगे, नहीं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स या और सारी चीज़ें अपना जो भी जो इसका विचारधारा रही हो उस तरीके से ये सोचता था। अगर हम इस बंगाल की जो है प्रमुख नवाबों की हम बात करें तो सिराजुद्दौला, ठीक है, आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला ने युद्ध भी में भी पार्टिसिपेट किया था। ये 1756 से 57 के बीच में। फिर मीर जाफर और मीर कासिम, ये इसके प्रमुख जो है कुछ बंगाल के शासक थे। अब आगे बढ़ते हैं तो इसी दौरान मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो बालाजी विश्वनाथ, जी हाँ, पहला जो प्रमुख जिसे रिकॉग्नाइज किया गया वो बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने 1713 से 1720 ईस्वी तक अपने साम्राज्य को चलाया। और 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार को हटाने में इसने, ध्यान दीजिएगा भैया, फर्रुखसियार जिसके बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, फर्रुखसियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद किया था इसने। किसने, बालाजी विश्वनाथ जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी इनके जीवन की एक उल्लेखनीय चीज रही, हमको जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो रिकॉग्नाइज राजा रहे बाजीराव प्रथम, जिन्होंने 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन किया। 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को इसने हरा दिया। किसको हरा दिया, पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को हराया। और 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोलने वाला पहला पेशवा बन गया। ध्यान से इसको समझिएगा भाई, 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजाम की हार हुई थी। ठीक है, किसकी हार हुई थी, निजाम की हार हुई थी। उसके बाद इन्होंने 1737 ईस्वी में वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। कौन था, पहला पेशवा था। ठीक है, इस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखो यहाँ पर, ये हैं इंपॉर्टेंट बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस नाम से इनको जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। ये क्वेश्चन बना है भाई यहाँ पर, ये पेंशन से संबंधित, ये हम लोगों ने कई बार इनको सॉल्व भी किया है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इसको आपको इतना जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनके जीवन से संबंधित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान दीजिएगा मित्र, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस डेट को आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डेट को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत अंदर नहीं घुसेगा आपके एग्जाम में, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर आप मराठा और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। देखिए बालाजी बाजीराव के शासन काल में ही ये युद्ध हुआ था। और पानीपत का यह तृतीय युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना यानी इनकी हार हो जाती है। और इसका जो नेतृत्व किया था मराठा सेना का, उस सदाशिव भाऊ ने किया था। किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने किया था। और जो मराठा तोपखानों के जो मतलब नेतृत्व किया था वो कौन थे? कौन थे? इब्राहिम खा गार्गी थे। ये इब्राहिम खा गार्गी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें कि कभी ये क्वेश्चन बन सकता भाई कि तोपखानों का नेतृत्व किसने किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में? तो ये थे इब्राहिम खा गार्गी। ठीक है, अब अगर इसकी परिणाम की बात की जाए तो मराठों की पराजय होती है और बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इसके मतलब इससे ये बहुत निराश होते हैं और जो है इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट रहा। और अगर हम मराठाओं की बात करें तो यहाँ पर जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच में, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। और ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संधियां हुई हैं, इनसे बन सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कुछ संधियां हुई थी, जैसे पुरंदर की संधि। भाई इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुरंदर की जो संधि है वो कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। ठीक है, और ये उस समय जो है वारेन हेस्टिंग के वहाँ उस समय गवर्नर जनरल था। तो इतना आपको जानना चाहिए। एक और संधि होती है इसी दौरान, सालबाई की संधि, जो कि 1782। तो ये दोनों संधियां आपको ध्यान देना चाहिए, 1776 ईस्वी में, ये 1782 ईस्वी में। ठीक है, ये महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अब युद्ध समाप्त होता है और माधव नारायण राव पेशवा को जो है पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यहाँ से ये युद्ध अब समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि मराठा शक्ति का पतन। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद द्वितीय मराठा युद्ध भी होता है, जो कि द्वितीय युद्ध था 1803 से 1806 के मध्य। ठीक है, ये युद्ध होता है और यहाँ से धीरे धीरे मराठाओं की शक्तियाँ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं, यानी गिरना प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से गिरावट आना शुरू हो जाती है। और इस दौरान कुछ संधियाँ होती हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा बेसिन की संधि की गई, जो कि 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का इन्होंने संरक्षण स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है हम आपके ही संरक्षण में रह करके कार्य करेंगे। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद फिर कुछ और संधियां इसी दौरान होती है। एक संधि है जो कि देवगांव की संधि है, जो कि भोसले और किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य होती है। ठीक है, भोसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जन गांव संधि, ये सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य होती है। ठीक, फिर उसके बाद राजपुर घाट संधि, ये होलकर राजा और जो है अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर तृतीय युद्ध भी होता है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के मध्य चलता है। और यहाँ से एक चीज़ निकल करके आती है कि पेशवा जो पद था उसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। हालांकि इस दौरान कुछ संधियां हुई थी जिनको हम लोगों को जानना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हुई थी पूना की संधि। क्या हुई थी? पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये 1817 ईस्वी में हुई थी। कब? 1817 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुई थी? ये पेशवा और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद मंदसौर की संधि एक आती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि की बात करते हैं तो ये भैया 1818 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके बीच हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि की बात करते हैं तो ये भी 1817 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके मध्य? सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। फिर उसके बाद एक नई शक्ति का उदय होता है, यानी मतलब इसी के पैरेलल में एक नई शक्ति का उदय होता है, मैसूर। ठीक है,
जो कि यहाँ पर देखें आधुनिक प्रतिरोध का उदय, मैसूर के आधुनिक प्रतिरोध का उदय। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय जब मैसूर में शासन सत्ता थी तो वहाँ पर मराठा और निजाम के आक्रमणों का जो है हमेशा खतरा बना रहता था। आप जानते हैं कि भारत देश अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर जो मैसूर था, यहाँ पर खतरा था मराठों का कि मराठे कभी भी जो है आक्रमण कर सकते थे, निजामों का भी आक्रमण हो सकता था। लेकिन इस दौरान एक जो है यहाँ पर सैनिक थे, हैदर अली शुरू में सैनिक ही थे। ये अपने युद्ध कौशल के बल पर सेनापति बन जाते हैं और वहाँ से फिर अपने युद्ध कौशल के बल पर 1761 ईस्वी में अपने आप को वास्तविक शासक के रूप में घोषित कर लेते हैं, यानी वास्तविक शासक बन जाते हैं। और इनका चूंकि जब मैसूर की अगर बात आती है तो हैदर अली अपने आप में बहुत बड़ा नाम बन जाता है। तो ये देखें इन उस दौरान जब ये 1755 ईस्वी में एक फौजदार थे, ठीक है, क्या थे, फौजदार थे, तो इन्होंने एक शास्त्रागार का क्या किया था, एक शास्त्रागार का जो है इन्होंने स्थापना कराई थी फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है। ये 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में जब ये फौजदार के रूप में थे तो उस दौरान। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया भी है कई बार। यहाँ पर इस तरीके से युद्ध को पूछा जा सकता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, और उसके बाद उसका समय आपको दे देगा। जैसे प्रथम युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 1769, द्वितीय 1780 से 1784। अब इसी तरीके से जो है आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध, उनके टाइम को आपको मिलाने के लिए दे देगा। तो इसके लिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर जब बात आती है प्रथम युद्ध की, ठीक है, प्रथम युद्ध में हैदर अली विजयी हो जाता है, ठीक है, ये, और इस दौरान मद्रास की संधि होती है। और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड बेरेलस्ट। कौन था? लॉर्ड बेरेलस्ट था, ठीक है। तो ये आप इस समय का गवर्नर जनरल था। अब इसके बाद सब कुछ ठीक होता है, यहाँ पर जो है मद्रास की संधि हो जाती है, ये युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर 69 में समाप्त हुआ, द्वितीय युद्ध शुरू होता है, आंग्ल मराठा का द्वितीय युद्ध 1780 से 84 के बीच में। और ये कहाँ पर? पोर्टो नोवो की लड़ाई के नाम के रूप में इसको जाना जाता है। नवंबर 1781 ईस्वी में सर आयरकूट जो अंग्रेजों का सेनापति था, वो कौन था? सर आयरकूट था। युद्ध लड़ता है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। और जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो इस दौरान हैदर अली का जो लड़का है टीपू सुल्तान, जो कि जो है मैसूर के इतिहास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये नेतृत्व अपने हाथ में ले लेता है और इससे बाद ये लड़ता है। और लड़ने के दौरान यहाँ पर एक संधि होती है, मंगलौर की संधि के नाम से, ये बहुत फेमस है 1784 ईस्वी में। और इस समय जो संधि होती है तो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इस संधि के साथ ही ये युद्ध समापन हो जाता है। उसके बाद अब ये जो है मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, ये इसका उदय होता है, ठीक है, टीपू सुल्तान देखिए यहाँ पर। और इसने जो है क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि इसकी बहुत ही दूरदृष्टि था। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के इसने जो है श्रीरंगपट्टनम जो कि इनकी राजधानी थी वहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। क्या लगाया? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ठीक है। और जैकोबियन क्लब का ये सदस्य बन गया। और विदेशों में दूतावास, सोच लीजिए उस समय भी ये जो है विदेशों में दूतावास रखा, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके जीवन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। और टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की, ठीक है। इसने जो है कुछ सुधार भी किया, नया कैलेंडर लाया, सिक्का ढलवाई की नई प्रणाली लाई और माप तोल के नए पैमाने लाए। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में है जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे इस तरीके से इसका शासन चलता है टीपू सुल्तान का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैसूर के पतन का, कि मैसूर का पतन कैसे होता है, ठीक है। ये श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी है। यहाँ पर तृतीय आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि टीपू को आधा राज्य और 2 बेटे बंधक देने पड़े थे इस दौरान, मतलब इनके साथ ये बुरा हुआ। और ये दे करके किसी तरीके से ये तृतीय युद्ध जो था उसको समाप्त कराया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर तृतीय युद्ध भी पूछा जाता है। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। अब अगर हम बात करें तो आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध
जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेजली ये जो है, ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है, टीपू सुल्तान की लड़ते हुए यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। तो मैसूर का पतन, इस तरीके से मैसूर का पतन के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिख शक्ति का उदय हुआ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बशर्ते आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बंदा बहादुर, जिसकी राजधानी लौहगढ़ थी, 1716 ईस्वी में फर्रुखसियार द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ये दल खालसा था, जो कि 1748 ईस्वी में कपूर सिंह की पहल पर इसका गठन किया गया था, और इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया था। तो ये कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान दें, बाकी बहुत मुश्किल है यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनना, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता भाई। जीएस के बारे में थोड़ा सा कहना पहले से मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब के शेर के नाम से जिनको जाना जाता है, महाराजा रणजीत सिंह। जी हाँ, महाराजा रणजीत सिंह जो है सुकर चकिया मिसल, जो कि 1780 ईस्वी में यहाँ पर इन्हीं के यहाँ इनका जन्म होता है, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है भंगी मिसल से अपनी राजधानी लाहौर, जो कि राजधानी जो राजनीतिक राजधानी थी, और अमृतसर जो कि धार्मिक राजधानी थी, इसने छीना था और अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। अमृतसर की संधि होती है मेटकाप। लेकिन इनके जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, कोहिनूर, शाही शुजा से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये आप लोगों को इतना जानना चाहिए। इस तरीके से पंजाब का विलय हो जाता है, आंग्ल सिख युद्ध होता है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है आपको। अब इस तरीके से 19वीं सदी के मध्य का भारत, यहाँ पर देखिए मुगल सत्ता जो हम लोग देख चुके हैं, मुगल सत्ता का पूर्ण विघटन होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मराठा, मैसूर, सिख जो शक्तियाँ हैं उनका भी पतन हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में जब स्थापित होती है, और कौन कौन सी कंपनियां आती हैं उनके बारे में संक्षिप्त तरीके से हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है टॉपिक वाइज के साथ साथ प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम देखते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। घबराएं नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। नंबर है 9565, जी हाँ, 27 24 42, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में आप जुड़ जाएं, और उसके बाद वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और सारे टेस्ट और सारी चीज़ें उपलब्ध है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेहनत हम कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। और अभी ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं रात्रि के मतलब 1 से ज़्यादा बज गए हैं, ठीक है, 1:30 बज गए हैं लगभग, जो है 1:10 हो रहे हैं। और मैं अभी रात में आपके लिए वीडियो तैयार करके, क्योंकि कॉलेज रहता है दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इस स्तर की मेहनत की जा रही है। उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आप अपनी मेहनत को, हमारी मेहनत को साकार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।